डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार साहित्य और भाषा विशेषकर वो इतने अधिक विशेषज्ञता हासिल की है कि उनके बारे में क्या बताएं। और व्यंग के क्षेत्र में तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। 251 व्यंग्यकारों की रचनाओं का एक समाविष्ट प्रकाशन, 131 व्यंग्यकारों का प्रकाशन, व्यंग कोश पर काम कर रहे हैं। स्वागत है राजेश जी अनुस्वार के मंच पर, और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इतने कम समय में साक्षात्कार के लिए मानस बना लिया और हमें अनुमति भी दे दी। आपका हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार, और मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ शामिल हूं और आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित करके मेरा सम्मान किया है। धन्यवाद। तो शुरू करें, आपकी सृजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, उसका पृष्ठभूमि क्या था, और किसी से प्रेरणा मिली तो किससे प्रेरणा मिली? जी, मुझे ऐसा याद आता है, मैंने बहुत ज्यादा इसको व्यवस्थित ढंग से तो रिकॉर्ड करके नहीं रखा, कि जब मैं 12वीं में था या मैं बीए में चला गया था, तब मैंने कुछ रचनाएं लिखना शुरू किया। और इसका कारण मैं ये सोचता हूँ कि उस समय से पहले मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी, और मैं बड़ी बड़ी किताबें बहुत शौक से और रुचि लेकर पढ़ा करता था। और हमारे जहां हम रहते थे उसके थोड़ी दूर पर, थोड़ी दूर तो नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि 6-7 किलोमीटर पर एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी थी, जिसमें मैं अक्सर जाता रहता था, और वो कभी पैदल जाता था, कभी साइकिल पर जाता था, इस तरह से। तो कहाँ से क्या हुआ, बहुत सारी पत्रिकाएं जैसे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, मुक्ता, ये सब चीजें देखने को मिलती थी। तो कैसे क्या शुरू हुआ मुझे ठीक से याद नहीं आता, लेकिन मैंने प्रारंभ में बच्चों के लिए कहानियां लिखना शुरू किया। और वो कुछ इस तरह की बात रही कि वो मेरी कहानियां चंपक, जो दिल्ली प्रेस की पत्रिका है, अभी भी चलती है, उसमें छपने लगी और कुछ मुद्रा भी प्राप्त होने लगी। और उसके बाद उनकी जो सरिता है और मुक्ता है, उसके लिए भी कहानियां मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उनको भी, क्योंकि उनकी जो एक विशेषता है अन्य बातों के अलावा, कि वे नए पुराने साहित्यकार में कोई अंतर नहीं करते, और अच्छी रचना उनके हिसाब से जो होती है उसको छापना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मुझे लगा कि ये मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। फिर हमारे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने उस समय हिंदी ऑनर्स में दाखिला ले लिया था, और कुछ कारणों से मुझे भी हिंदी ऑनर्स में ही दाखिला मिला। हालांकि मेरी रुचि, बहुत ज्यादा रुचि विज्ञान और गणित में थी, और उसमें मैंने बहुत अच्छे अंक भी लिए थे, लेकिन उस समय का माहौल कुछ ऐसा था कि मैं कुछ ज्यादा, मेरी कोई रुचि बता नहीं सका, या कुछ ऐसा रहा कि मैंने भी उसमें प्रवेश लिया। फिर हिंदी साहित्य पढ़ते पढ़ते तो साहित्यकार अपने आप बन जाते हैं, ऐसा उसी पथ पर हम लोग अग्रसर हुए। तो क्या आप समझते हैं कि साहित्य का अध्ययन करते करते आप साहित्यकार स्वयं हो सकते हैं? क्या लेखन प्रक्रिया जन्म ले सकती है बिना लेखन का व्यक्तित्व या प्रतिभा हुए? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साहित्यकारों को पढ़ते हैं, तो ये तो कोई भी साहित्य रचना वास्तव में अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम है, या कला भी कहें, कला का पूरा क्षेत्र ही हम कुछ कहना चाहते हैं। जी, आपके मन में कुछ कहने की इच्छा है, चाहे आपने साहित्य पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे महान रचनाकार हुए हैं, कबीर, तुलसी और इस तरह के, जो तुलसी तो नहीं कहना चाहिए, कबीर और मीरा, या वो पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, लेकिन वो कहना चाहते थे। उनके मन में जो कहने की पीड़ा थी, वो उन्हें साहित्यकार बनाती है। तो कुछ मन में रहा होगा, या फिर कुछ, मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं, कि जब लगता है कि एक रचना छप गई, कुछ पैसे मिल गए, तो कुछ होता है। और कुछ आगे चल के मुझे ये भी लगा कि अगर आपके पास कुछ बाध्यता है कि हाँ, आपने कुछ कॉलम लिखना है, हर हफ्ते देना है, तो फिर भी आपको लिखने शुरू हो जाते हैं। मूल ये है
आपका ट्रिगर का चाहे कुछ भी हो, मूल ये है कि आप कुछ कहना चाहते हैं कि या नहीं कहना चाहते। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ने के दौरान और खासतौर से बीए में पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पाठ्यक्रम के कारण या अन्य रुचि के कारण बहुत सारे दार्शनिकों को पढ़ा। हमारे अध्यापक भी डॉक्टर नगेंद्र थे, मुझे याद आता है, निर्मला जैन थी, ऐसे विद्वान थे। तो उस समय हमें अरस्तु, प्लेटो, और मेरा तो काम जो था शोध पत्र जो था एमए में, उसका संबंध फ्रायड के चिंतन से था। तो फ्रायड और फिर जो विदेशी रचनाकार हैं जिसमें टॉल्स्टॉय भी हैं और जिसमें हमारे मार्क ट्वेन है, रोआल्ड डाल, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, अरस्तु, प्लेटो, ये सब पढ़ने को मिला। अरे वाह, ये तो बहुत विशाल अध्ययन हो गया। वो मतलब सैद्धांतिक पृष्ठभूमि अलग बनती रही, कहने की कुछ इच्छा अलग होती रही, बाकी सारे जो आर्थिक या सांस्कृतिक या सहपाठियों के दबाव अलग होते रहे। और इस तरह से हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब हम लोग कॉलेज में चले गए तो वहाँ हमारे एक अध्यापक, गुरुदेव हम लोग कहते हैं उनको, डॉक्टर नरेंद्र कोहली थे। उनका एक लेखक मंडल के नाम से एक संस्था जैसी चलाते थे वो, जिसमें हर 15 दिन में लेखक लोग मिलते थे और अपनी रचनाएं पढ़ते थे, और उसमें वो एक तरह का सब लोग उस पर राय देते थे। तो एक तरह का वो प्रशिक्षण जैसा था। तो उसमें यहाँ तक कि डॉक्टर नरेंद्र कोहली खुद भी अपनी रचनाएं पढ़ते थे। मतलब कुछ इसमें ऐसा नहीं था कि छोटा बड़ा, प्रेम जन्मेजय वहीं पर थे, सुरेश कांत जी वहीं पर थे, सुभाष अखिल वहां पर थे, और अनिरुद्ध जी थे, बहुत सारे लोग वहां से निकले। वहां के बहुत सारे लेखक अभी भी लिख रहे हैं, अभी भी उनका हरीश नवल वहां पर आते थे। कौन सी छपी प्रकाशित रचना कौन सी मानेंगे आप? प्रकाशित रचना वही बाल कथा जो चंपक में छपी, काफी रोचक थी वो, मुझे अभी भी पढ़कर आनंद आता है। उसी को मान लेना चाहिए। उसी को मान लेते हैं। जी जी। तो अब प्रश्न ये आता है कि आपने शुरुआत तो कविता से कर दी, आगे आपने किन किन विधाओं में आपने काम किया? आपका तो सागर जो है बड़ा दिखाई पड़ता। जी जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत शायद मेरी कहानी से हुई, और वो भी बाल कथा से हुई, जो बहुत मुश्किल काम होता है। और कैसे शायद वो कोई, मुझे लगता है कोई दूसरी शक्ति है जो आपको लेखन की ओर ले जाती है या आपसे लिखवा लेती है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करते हैं नहीं लिख पाते हैं, और अचानक कुछ ऐसा बन जाता है जो खुद को भी संतोष देता है और पाठकों को भी पसंद आता है। तो लेकिन आपकी बात यहाँ सही हो जाती है कि जब वो हम कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में लोगों से मिलने लगे, सहेलियां मित्र ये सब साथ में थे, तो उस समय कविताएं लिखी। और कविता, यूनिवर्सिटी में कविताओं की प्रतियोगिताएं होती है, उसमें प्रथम पुरस्कार हासिल करके और भी में, तो वो सब चीजें कविता लिखने लगे और कहानी भी लिखी। और उस समय जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र कोहली तो मुख्य रूप से व्यंग्यकार थे जब तक हम लोग उनके साथ रहे। उसके बाद जो उनका रामकथा और महाभारत का जो काल है वो उसके बाद का है, क्योंकि तब तक उन्होंने वो जो होता है VRS ले ली थी। उनके प्रभाव से व्यंग भी पढ़ा, और उन्हीं दिनों मेरी रुचि हुई हरिशंकर परसाई को पढ़ने की। मतलब जब पढ़ते हैं तो हरिशंकर परसाई का नाम तो व्यंग्यकार में आता ही है, तो और मैंने उनको पूरा पढ़ लिया। मुझे उनकी एक एक रचना मतलब याद है। प्रेमचंद को भी मैंने पूरा उपन्यास और कहानियां वगैरह पढ़ी। तो अब अगर आप विधा की बात करें तो शुरुआत जो है, कायदे की शुरुआत माने तो व्यंग्य लेखन से ही हुई। मेरा पहला जो व्यंग्य संग्रह था उसका नाम था पद मतलब पोस्ट, पद के दावेदार, वो छपा था। और उस पर उस समय डॉक्टर नरेंद्र कोहली के यहाँ अक्सर ये चर्चा होती थी कि भाई हर कोई कविता नहीं लिख सकता है, कविता लिखने के लिए अलग तरह की प्रतिभा की आवश्यकता होती है, और वगैरह वगैरह। और खास मतलब कुछ इस तरह का था कि कविता लिखना जो है वो ध्येय दृष्टि का क्षेत्र है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि बाल मतलब विद्यार्थी मन पे जैसा प्रभाव पड़ता है कि शायद कविता नहीं लिख सकते, या हमारी प्रतिभा में कविता लेखन नहीं है। हालांकि डॉक्टर कोहली ने भी कविता लिखी थी अपने जीवन में, लेकिन उनका इस तरह का था कि
अगर आप में वो क्षमता है तभी आप लिखें। तो हमारे बाकी जो अग्रज और साथी लोग थे वो भी गद्य लेखन में ही काम करते थे, तो उस समय कविताएं नहीं लिखी, ज्यादातर व्यंग लिखा, कहानियां लिखी। नाटक लेखन में मेरा बहुत ही रुचि थी, मैं नाटक करता भी था। और इसके अलावा बाद में, लेकिन वो कविता का लेखन, कविता क्योंकि मन में थी तो धीरे धीरे चलती रही, कभी लिखते रहे कभी नहीं लिखते रहे। और वो अभी भी मेरे पास बहुत सारी कविताएं हैं जो मैंने इस दौरान अपने जीवन काल में लिखी हैं। अपने इंडियन नेट बुक्स ने भी उसको एक मेरा संकलन प्रकाशित किया है। तो मुझे लगता है कि संभवतः है, और उपन्यास जो है उसमें मैंने थोड़ा काम किया, मतलब लिखने का काम किया, वो ठीक से पूरा अभी नहीं हो पाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई विधा मतलब कोई बची है जिसमें काम नहीं किया। और उसका कारण शायद ये सवाल हो सकता है कि भाई कहाँ कितनी विधाओं में लिखोगे, तो उसका कारण ये है कि जो आपका कथ्य है वो मांग करता है कि आप उसको काव्य में देंगे। अगर आपके भावों की प्रबलता है तो कविता के रूप में फूट पड़ेगी। अगर आप उसमें कथा का रस है तो कहानी लिखेंगे। अगर आप उसमें व्यंजना मतलब प्रकारांतर से बातें कहना चाहते हैं तो व्यंग्य लिखेंगे। और अगर आप विशाल फलक पर कुछ कहना चाहते हैं तो उपन्यास लिखेंगे। और कुछ मैंने आपको कहा कि कई सारी चीजें इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। तो उसमें है कि उपन्यास बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, आपको सम्मान भी देते हैं और जल्दी छप जाते हैं। तो वो भी कारण होगा कि उपन्यास के क्षेत्र में भी कुछ हाथ पांव मारने जैसी बात रही। आपका उपन्यास कब तक आ रहा है? मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना कि ये हालांकि डॉक्टर नरेंद्र कोहली के बारे में और बहुत सारे लेखकों के बारे में कहा जाता है कि वो रोज कुछ ना कुछ लिखते थे, जैसे कि रोज कोई मजदूर काम करता है। लेकिन मेरे साथ आमतौर से ये कुछ अनिश्चित सा रहता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो मतलब मैं उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, नहीं है कि वो नियमित योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। तो मैंने विचार विमर्श के दौरान पाया है कि कुछ कवि लोग जो है ना वो 4 बजे उठते हैं और 4 बजे से 8 बजे 9 बजे तक लिखते हैं और दिन में ऐश करते हैं। जी जी जी। उनकी ये अनुशासन भरी सिस्टम है इस काम के लिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी दोहे भी पढ़े हैं मैंने और नान दोहे भी पढ़े हैं। जी जी जी। आप में काव्य की बड़ी अच्छी प्रतिभा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आप कितना करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्यंग के क्षेत्र में महारथियों की संख्या की कमी नहीं है, तो कविता के क्षेत्र में भी अपने हाथ थामे रही है। ठीक है, धन्यवाद। जरूर। आपका जो रचना संसार है उसमें बड़ी व्यापकता है, जैसा कि आपने बताया और जैसा कि मैंने भी देख रखा है या समझ रखा है। तो आपकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को जिनको कि आप याद रखना चाहते हैं या जिनको आप याद रखते हैं या वो याद आ जाती हैं, तो उन कृतियों के बारे में कुछ बताएंगे? डॉक्टर साहब, ऐसे संकलन और रचनाएं काफी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुझे कुछ याद रखने जैसा कुछ ऐसा है नहीं। और एक मैंने बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से प्रयोग किया था एक नाटक में, उसका शीर्षक था आप कौन। वो मुझे अभी भी याद आता है। अन्यथा आमतौर से रचनाएं जो हैं वो मुझे लगता है कि शायद और अच्छा लिखना बाकी है, तो ऐसा याद करने जैसा कुछ नहीं मुझे आता है। नहीं, आप लिखना बाकी है या जो अनुभव प्राप्त करना था वो कर चुके हैं, और आप तो खूब अच्छा सा लिखिए, प्रौढ़ हो चुकी है आपकी नॉलेज। जी जी। तो इन रचनाओं की जो आपने बताया व्यंग पर आपका ध्यान अधिक है आज के समय में, यद्यपि कविता भी आप लिख रहे हैं, तो इनके लिए विषय वस्तु का चुनाव कहाँ से और कैसे करते हैं, क्या आधार है? जैसे मैंने कहा कि हर विषय का अलग मांग है और अलग विधा
की जरूरत होती है। तो अगर आपके मन में बहुत सारे भाव हैं, आप उनको उड़ेल देना चाहते हैं, तो काव्य रचना होती है जिसमें आमतौर से प्रेम है, श्रृंगार रस है, आपको कोई बहुत चीज पसंद आ गई है, आप प्रकृति का संदेश आपके मन को छूता है, या फिर आपको लगता है कि आपको ईश्वर से कभी कभी आपका संवाद होने लगता है, आपको संदेश मिलता है, आपको समाज के, जैसे अभी पिछले दिनों जब बहुत सारे लोग पैदल ही अपने घर की ओर चल दिए थे, तब जो बातें उभरी, उस समय मैंने बहुत कविताएं लिखी। और मतलब मेरा एक संदेश ये भी था कि जब एक गांधी चले थे तो पूरा तख्ता पलट गया था, और इतने सारे गांधी चल रहे हैं तो न जाने क्या भूचाल आने वाला है, इस तरह है। और दूसरे आपके समाज में जो होता है, हमारे समाज में जो हो रहा है, हमारा मतलब समस्या ये भी हो जाती है कि कभी कभी आप लिखने लगते हैं और लोग कहते हैं कि तो आपने मेरे ऊपर लिख दिया या इससे फला के ऊपर लिख दिया। मतलब आपके अपने अनुभव हैं, आपके मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने सरकार से, शासन व्यवस्था से, पुलिस से, और फिर आपने जो पढ़ा है वो आपके साथ आपको मदद करता है, आप अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से जो घटनाएं हो रही हैं वो आपको मदद करती हैं। तो विषय बहुत बहुत है। मतलब मैं आपको एक बहुत अच्छा रोचक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एक मित्र है डॉक्टर देवेंद्र जोशी, आप जैसे भले आदमी, उज्जैन से अखबार निकालते हैं, और उन्होंने किस वजह से कैसे कहा कि आप हमारे उसमें कॉलम लिखिए, बाय इनविटेशन उनका कॉलम है, और उनकी शर्त ये थी कि ये साहित्य और कला जगत से ही होना चाहिए। और मैंने कहा कितने लिखेंगे साहित्य कला जगत पर वो उसमें मुझे लगता है कि 60-70 मैं लिख चुका हूँ, और अभी भी रोज मेरे पास ऐसे विषय आते हैं कि जैसे एक विषय मैं लिखना चाहता हूँ, अभी इस बार का तो लिख के दे दिया है उनको मैंने। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कॉमेडियन के शो रद्द कर दिए गए, उस पर मैंने लिखा। और एक पत्रिका है, सरकारी पत्रिका संवादपत्र, उसमें मेरा एक व्यंग्य भी आया है, हमारे मित्र प्रमोद शर्मा जी उसके संपादक है। तो उसमें जो परामर्श मंडल है उसमें डॉक्टर नरेंद्र कोहली का नाम है, अभी सितंबर का अंक है। तो मुझे लगा कि ये स्वर्ग से भी कैसे लोग परामर्श देते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते होंगे। जी। तो मतलब विषय बहुत हैं, और आप असल में क्या है कि जिसको कहते हैं ना, एक एंकर लेते हैं, कोई भी एक विषय लेते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त कल, जवाहर करनावट जी आपने नाम लिया था, उन्होंने कहा कि मैंने एक व्यंग्य लिखा है, कल रात को ही बता रहे थे, उसका विषय है कि भैंस में मनुष्य के गुण प्रवेश हो गए, कुछ इस तरह का उन्होंने बताया कि वो भैंस वाला पुलिस स्टेशन गया भैंस को लेके कि इसने दूध देना बंद कर दिया, तो मेरी ये शिकायत दर्ज कीजिए, कुछ इस तरह का वो बता रहे। तो हमारे आसपास ये विषय बहुत हैं। और एक जो खास बात मुझे इन दिनों देखने को मिलती, मतलब इन दिनों मेरे मन में आता है, जैसे मैं एक लंबी रचना लिखना चाहता हूँ, रामायण के मार्मिक प्रसंग, उसमें कुछ ऐसे प्रसंग है जो आपको मतलब मजबूर कर देते हैं, आपके दिल को जकड़ लेते हैं। तो उस तरह की चीजें। और आपको पता होगा कि फीजी में हर गांव में रामलीला होती है, और उसमें अभी वहां से एक महिला ने संपर्क किया मुझसे, डॉक्टर पंडिता है उनका नाम, प्रसिद्ध है वहां पर। उन्होंने कहा कि वो लोग अंग्रेजी में लिखे गए छंदों को पढ़ते हैं और उनके आधार पर रामलीला करते हैं। तो मेरी वो मदद चाहते थे कि मैं उनका अर्थ उन्हें बता दूं और उसको हिंदी में लिख करके दिखा दूं, जिससे कि वो हिंदी में काम करने लगे। मतलब क्योंकि हिंदी मूल रूप से अवधी या हिंदी में ही है वो चीज। हाँ। तो एक मेरे रुचि का क्षेत्र अब ये होने लगा है कि हमारी जो धरोहर है उसको भी हम सामने लाएं। तो ये जो एक प्रोजेक्ट अभी है उसका है लर्निंग हिंदी थ्रू रामलीला, इस तरह का एक प्रोजेक्ट है। और एक आपने जो आपके साथ जो प्रोजेक्ट हम लोग कर ही रहे हैं व्यंग्य कोश का, वो भी एक बड़ा है। तो जो हमारे पौराणिक धरोहर है उसको भी सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है या लोगों तक जानी चाहिए कायदे से। तो उसका भी मुझे बहुत रुचि होती है उस पर। कुछ व्यंग्य की विषय वस्तु पर पीछे एक गोष्ठी में चर्चा हुई जी,
सैनी साहब थे, तिवारी जी थे और लोग थे। तो मैंने ये प्रश्न रखा था कि भाई राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और थोड़े बहुत हास्यप्रद घटनाएं जो जीवन में हैं, दिखाई पड़ती हैं समाज में, उनके अतिरिक्त व्यंग्यकार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? जी 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 जी। हमने कहा बहुत सारी ऐसी चीजें, पर्यावरण है, पर्यावरण है, न्यायालय से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो क्योंकि सबसे बड़ा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र है लिखने के लिए तो वह न्यायालय है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जहां सत्यानाश मचा हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में है, तो व्यंग्यकार वहीं घूमते रहते हैं। कूप मंडूक, सॉरी मैं नहीं बिल्कुल सही। हाँ, वही कूप मंडूक उन्हीं विषयों पर लिखे जा रहे हैं, कभी कभी थोड़ा धार्मिक टच हो जाता है तो वो तो गलत है। धर्म को आलोचना के क्षेत्र में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो धारण करने वाली चीज है। तो व्यंग्यकार को आलोचना के क्षेत्र में ले सकते हैं, मैं आपको टोक रहा हूँ, धर्म को आलोचना के क्षेत्र में ले सकते हैं, लेकिन मखौल के क्षेत्र में नहीं ले सकते। कि आप मजाक उड़ाने लगे बिना समझे हुए, वो गलत बात। तो कैसे व्यंग्यकारों को नए विषयों की तरफ प्रेरित किया जा सकता है? सब आपने एक बहुत बड़ा विषय छेड़ दिया है, जिसका मूल ये बात है कि हमारे यहाँ आमतौर से बिना किसी प्रशिक्षण के लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम माता पिता बन जाते हैं, हमारे कोई प्रशिक्षण नहीं होता, और फिर बच्चों के साथ क्या होता है आप जानते हैं। तो वैसे ही बिना प्रशिक्षण के लोग लिखना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया आजकल है तो लिख करके वो पब्लिश भी कर देते हैं तुरंत। तो इसकी आवश्यकता है कि लेखन की प्रक्रिया क्या है। जो भी व्यक्ति लिखना चाहता है उसे लेखन की प्रक्रिया समझनी चाहिए। उसको मान लीजिए हम कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे औजार ही खराब हैं, तो वो कैसे काम अच्छा होगा? उसके हमारे औजार क्या है लेखन के लिए? हमारे भाव हैं, भाव सब किसी के मन में भी हो सकते हैं, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए, जैसे कि अक्सर कहा भी जाता है, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि हमारी जो अभिव्यक्ति है वो मन में पूरी हो जाती है, और भाषा उसको बाहर लाने में सहायता करती है। ठीक है, भाषा ही कमजोर है या हम ठीक से वाक्यों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो कैसे काम चलेगा? तो ये निरंतर सीखने, निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त करने का है। लेकिन इसके लिए लेखन के पाठ्यक्रम भी होने चाहिए, जो अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में देखने को मिलते हैं। क्रिएटिव राइटिंग जिस तरह की है, उस तरह का प्रयोग हिंदी में नहीं मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। उसी में एक होगा कि भाई आप पिटे पिटाए विषयों पर क्यों लिख रहे हैं? आप नए विषय, अगर आप नए रचनाकार, देखिए मतलब रचना का मतलब ही है कि नयापन। आप उसमें जब नए नए अर्थ निकलते हैं तभी रचना बनती है। तो उसी में हमको सिखाना चाहिए कि आप विषय का चयन करते हैं तो क्यों करते हैं, और लिखने के लिए लिखते हैं कि आप वास्तव में कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, मतलब आप खुद को संतुष्टि देना चाहते हैं, या समाज को कुछ देना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं। आपको लेखन का उद्देश्य जो है ना वो भी होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि सभी कुछ लोग मिलकर के अगर इस तरह की चीजें इकट्ठा करें, लोगों को सिखाएं, जो हमारे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं वो बताएं कि उन्होंने किन किन चीजों को समझा है, कहाँ से वो निकले हैं और क्या मदद कर सकते हैं वो। और मैं तो ये भी कहना चाहूँ कि आपका जो साक्षात्कार है ये भी लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा कि किस तरह से हम लोग रचना लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़े। एक बात मेरे को ख्याल में आ रही है, चलिए छोड़िए, उसको बाद में लेते हैं। ठीक। अब अगला सवाल विषय वस्तु से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब विषय वस्तु आपने ले ली, वास्तविक जीवन से उठाई, थोड़ा सा कल्पना का पुट डाला और उसको रचनात्मक प्रयोग के लिए आपने तैयार कर लिया, इसके बाद नंबर आता है पात्रों का। तो पात्रों का चयन कैसे करते हैं? कोई वास्तविक जीवन से पात्र उठाते हैं, उनका कितना मुलम्मा चढ़ाते हैं आप, कैसे? देखिए, जो आपने अक्सर अभिनेताओं से सुना होगा कि जब वो कोई खास, जैसे प्राण है, मतलब कई तरह के किरदार करते हैं,
तो वो कहते हैं कि भाई आपने ये बूढ़े का रोल या उपकार में वो लंगड़े का रोल कैसे किया, तो वो बताते हैं कि मैंने किसी को देखा था इस तरह से चलते हुए, इस तरह से बोलते हुए। तो हम जब पात्र, मतलब मैं जब पात्र आसपास देखता हूँ या मेरी रचनाओं में जो पात्र हैं, वो वास्तव में कहीं ना कहीं मतलब हम कह सकते हैं कि भाई सीधे सीधे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीवन से जुड़े हुए हैं। फिर हमको क्योंकि लोगों को दुख ना हो, इसलिए हम उनको नामकरण अलग ढंग से करते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे किसी व्यक्ति को, जाति को या धर्म को ठेस न पहुंचे और हमारे काम भी हो जाए। तो कुछ पात्र नियमित रूप से निर्धारित हो जाते हैं, कुछ सामान्य रूप से नए नाम लेकर के आ जाते हैं। तो ये पात्र इस तरह से रचनाओं में आते हैं जो कथ्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। एक मुहिम सी चल रही है या हल्ला बोल चल रहा है कि जो भारत का इतिहास है, उस भारत के इतिहास में भारत के योद्धाओं और वीरों के बारे में चर्चा कम है और आक्रांताओं की चर्चा ज्यादा है। तो इतिहासकारों ने ये जानबूझकर गलती की है, ऐसा कहा जा रहा है। अब छोटा सा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि साहित्यकार उस रिक्त स्थान को क्यों नहीं भर सकते? देखिए, साहित्यकार तो इतिहासकार नहीं हो सकता है। इतिहासकार के लिए अलग तरह के प्रशिक्षण और अलग तरह की मेधा, प्रतिभा की आवश्यकता होती है। साहित्यकार जब भी ऐतिहासिक कोई बात लेगा, जैसे अभी भी इस पर चर्चा होती है कि राम कथा काल्पनिक है या वास्तविक है, तो अगर वो तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है तो वो काल्पनिक ही है, चाहे उसमें वास्तविक तथ्यों को आधार बनाया गया हो। अब बात यह है कि अगर साहित्यकार अन्वेषी प्रवृत्ति का है और वो तथ्यों में काम कर सकता है, तो वास्तव में इस क्षेत्र में वो मदद कर सकता है कि सही तथ्यों के आधार पर अपनी आकर्षक और प्रभावी रचना प्रस्तुत करे और इससे लोगों के पास सही तथ्य जाएं। ये निश्चित रूप से संभव, लेकिन फिर भी सवाल तो बने ही रहेंगे कि जो इतिहास गलत लिखा गया है, हर युग में इतिहास को देखने की नई दृष्टि मिलती है, तो वो उस दृष्टि से इतिहास की व्याख्या की जा सकती है और इतिहास का काम एक स्तर पर जाकर समाप्त हो जाता है कि हम उससे क्या सीख ले सकते हैं। अब वो अगर वो इसी दृष्टि से इतिहास लिखा गया है कि भाई हम हमेशा गुलाम रहे हैं और हमारे में प्रतिभा नहीं रही है, तो वो शायद गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दार्शनिक और पाणिनि जैसे वैयाकरण हुए हैं जिन पर अभी भी कार्य चलता है। तो उसको सामने लाते हुए, लेकिन हम उसी पर मुतमईन नहीं हो सकते कि भाई बस हमने तो उपलब्धि कर ली है, उन्होंने उपलब्धि कर ली है और हमारा कर्तव्य उनको आगे बढ़ाना है। तभी ऐतिहासिक, दार्शनिक और सामाजिक और सैद्धांतिक चीजें आगे चलेंगी। और आपने बड़ा अच्छी बात ये कही है, मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि खास तौर से हिंदी में मौलिक शोध की कमी है। मतलब आप अगर ये देखें कि लोग कुछ भी लिख देते हैं बिना सोचे विचारे, बिना कहीं अध्ययन किए, बिना कहीं कुछ चीजों पर चर्चा किए हुए, तो और बाद में मतलब अगर इस पर चर्चा होती है कि भाई आपने गलत लिख दिया, तो वो पतली गली से निकल जाते हैं कि कोई जैसे फर्क न पड़ा। लेकिन आपने अगर कलम उठाई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही चीजें लोगों के सामने रखें। सवाल आपका कुछ और था, मैंने कई बार सारी बातें इसमें कह दी, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि ऐतिहासिक तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में सामने लाकर रोचक ढंग से लोगों को सामने प्रस्तुत करने में साहित्यकार की बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। हम एक विरोधाभास हमेशा सामने आता रहता है कि व्यंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और विशेष करके पश्चिम में तो ये माना जाता है कि सटायर से ही व्यंग की उत्पत्ति हुई। लेकिन मैंने जो कुछ समझा है या सुना है जो भी है, तो उसके हिसाब से क्षेमेंद्र को पहला व्यंग्यकार कहते हैं। और देश में संस्कृत में हो या हिंदी में हो या और भी भाषाओं में वक्रोक्ति जैसी परंपरा तो शुरू से ही रही है। यहाँ तक कि लोकगीतों में भी वक्रोक्तियां मिलती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपकी नजर में इन दो स्कूल में से किस स्कूल को कितने नंबर दिए जाने चाहिए?
देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि वक्रोक्ति जो है वो व्यंग्य नहीं है। अगर आपने किसी उक्ति को वक्रता पूर्वक कहा है तो ये आपकी प्रतिभा है और आप इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, लेकिन वो व्यंग्य बहुत जरूरी नहीं है। व्यंग्य हमारे तो आपने शिवेंद्र का नाम लिया, इन लोगों ने पहले ही परिभाषित किया है कि जो जो हम अर्थ प्रेषित कर रहे हैं उसमें जो व्यंजना नामक शब्द शक्ति से अर्थ निकलेंगे वो व्यंग्य की ओर ले जाएंगे। अब मैं आपको, और ये जो व्यंग्य का परिभाषा है ये विदेशी व्यंग्यकारों पर, जैसे पीजी वुडहाउस वगैरह हैं, उन पर भी पूरी तरह से लागू होती है। मतलब अगर आप सीधे सीधे कोई बात कहेंगे तो वो व्यंग्य नहीं है, वो कथा है, वो एकांकी है, नाटक है। लेकिन अगर आप उसको वक्रता से कहेंगे, अगर आप उसको व्यंजना से कहेंगे, यानी आप कह कुछ और रहे हैं लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है और कई जगह निकल रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आमतौर से कविता में व्यंग्य बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन बिहार में दोहा है, वो उसमें ये कहा है कि बहुधन ले, बहुत सारा पैसा लेता है, बहुधन ले एहसान करता है, पारा देत सराही। बहुधन ले एहसान के, पारा देत सराही, बहुत तारीफ करके दवा देता है। वैद जो है, बहुधन ले एहसान के, पारा देत सराही, वैद बधू हंसी के, जो वैद की पत्नी है वहां हंसकर, वैद बधू हंसी के, रही ना मुख चाही। ना मतलब पति, अपने पति के मुख की ओर देख रही है। मतलब अर्थ इसका यह है कि भाई एक वैद है जो बहुत सराहना करके, जैसे बाबा रामदेव जी बेटा पैदा होने की दवा दे रहे हैं, और उनकी जो पत्नी है वो उनको हंस के देख रही है। अब इसमें तो कवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका अर्थ यह है कि खुद तो वो निपुता है, मतलब उसका कोई पुत्र कुछ नहीं है, लेकिन तो ये है व्यंग्य। जो बिहारी जैसे व्यक्ति अगर ऐसे व्यंग्य कर सकते हैं तो आप समझिए कि व्यंग्य का प्रसार कहाँ है। और ये व्यंजना के द्वारा ही निकलता है, व्यंजना शब्द की शक्ति के द्वारा ही निकलता है, जिसमें अभिधा, जिसमें लक्षणा भी कुछ करती है। और तभी देखिए कथन का जो सर्वाधिक आनंद व्यंजना शब्द शक्ति से ही मिलता है, क्योंकि इसमें पाठक को सोचने, समझने और अर्थ में डूबने का अवसर मिलता है। तो जब व्यंग्य की चर्चा हो रही तो लगे हाथ आपसे एक थ्योरेटिकल सवाल भी कर लेता हूँ जी। 251 देना। तो कि व्यंग्य को कैसे डिफाइन करते हैं आप, और उसके क्या मूल तत्व हैं? जो शुद्ध रूप से व्यंग्य रचना है वो निबंध के रूप में लिखी जाएगी, वो कथा के रूप में नहीं होगी। वो अन्यथा वो व्यंग्य कथा या व्यंग्य कहानी कही जाएगी, जिसमें व्यंग्य का पुट है। निबंध के रूप में होगा, और उसमें जो असली जो उसका विशेषता है वो उसकी भाषा और अभिव्यक्तियों के आधार पर उसे व्यंग्य बनाएगी। मतलब उसमें जो कुछ कहा जाएगा वो कुछ और नए अर्थ की तरफ पाठक को ले जाएगा, तब वो व्यंग्य बनेगा। जिसमें वो कई तरह के उपकरण है, जिसमें वो वक्रोक्ति भी करेगा, जिसमें तंज करेगा, जिसमें उदाहरण देगा, जिसमें ऐसी तुलना करेगा जैसे कहते हैं ना कि बेटी महंगाई की तरह बढ़ती जा रही है, तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेगा, अलंकारों का प्रयोग करेगा। लेकिन मूल रूप से व्यंग्य विधा होने के लिए विषय जो है वो पीड़ा देने वाला होना चाहिए, और उसकी अभिव्यक्ति व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए, तब वो कहा जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक छोटा सा समय लेता हूँ जी, और आपको एक लेख सुनाता हूँ। ठीक। और उसके बाद में आपका विचार जान करके अन्य लोगों के विचार के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। और आनंदी बुआ आ गई, शुरुआत यहीं से।
और आनंदी बुआ आ गई। हम सब ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद दिया। बुआ ने आशीर्वाद दिया, महंगाई की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहो। ठीक। सब लोग हंस पड़े। बुआ डांटते हुए बोली, क्यों हंस रहे हो सब? सही आशीर्वाद दिया है। इतनी महंगाई बढ़ाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, तो वही आशीर्वाद दिया है ना। ठीक है। सब बोले, सही है बुआ जी, सही है। सब बैठे थे। बुआ कमलू की तरफ देखकर बोली, क्यों कमलू, कैसी पढ़ाई चल रही तेरी? कमलू शक पकाते हुए बोला, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। तो बुआ बोली, पता है, बढ़िया तो है अर्थव्यवस्था की तरह, जिसकी असलियत कोई नहीं जानता, पर झंडे तो चारों तरफ फहराए जा रहे हैं। और मस्त सरकार की तरह, कि क्या चल रहा है सरकार को ही नहीं पता, पर खुशी खूब बट रही नारों में। कमलू चुप रहा, पूर्व प्रधानमंत्री की तरह, और मुस्कुराया जैसे अच्छे दिन आने वाले हों। राम भरोसे विस्मित होकर बोलो, दीदिया जी का पहेली बुझा रही हो तो सीधे सीधे बताओ, नहीं तो अपने समझ के बाहर है ये सब। हाँ नहीं तो। राम भरोसे, तू तो रहेगा बुद्धू का बुद्धू। आनंदी बुआ बोले, महंगाई पिछले कुछ सालों में कितनी तेजी से बढ़ी है और रुपए की कीमत घटी है। कोई भी चीज ले लो, पेट्रोल डीजल गैस के दाम तो बेहिसाब बढ़े हैं, दालों और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कौन सी चीज में के दाम कम हुए हैं? कच्चे तेल के दाम गिरने पर भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। हाँ, रुपए के दाम जरूर घटे हैं। सरकार का जवाब क्या है? सरकार के जवाब क्या है? पेट्रोल डीजल और गैस के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार से निर्धारित होते हैं। खाद्य पदार्थ मौसम के कारण कम हुई पैदावार की वजह से महंगे हुए हैं। रेलगाड़ी किराया बढ़ाती है, लागत बढ़ गई है इसलिए। और रही रुपए की कीमत, वो तो डॉलर के मूल्य बढ़ने के कारण गिरे, बाकी सब कुछ नियंत्रण में है। तो इसमें गलत क्या है दीदिया? राम भरोसे हिम्मत जुटाकर बोला। दीदिया ने टपट कर कहा, मूड मगज, तुझे कुछ पता भी नहीं, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। मालती ने दीदिया का समर्थन किया, आप सही कह रही हो दीदिया, इन्हें क्या पता? कभी बाजार जाते हो तो मालूम हो कि जितने पैसे में पहले 1 किलो सब्जी आती थी, उतने में 1 पाव आती है। वही तो। बुआ खुश हो गई कि जैसे उनका किसी ने बिना सर समर्थन कर दिया हो। ममता ने टोका, और वो अर्थव्यवस्था वाली बात? वाह वाह, छोरी तेज हो गई है। लेकिन ये अच्छा सवाल है, तो ध्यान से सुनो। अर्थव्यवस्था किसी देश की उत्पादन, उपभोग और व्यापार के कार्यकलापों का हिसाब होती है। इसे कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वो कुछ सोचते वो बोली, देश का विकास इसकी बढ़ोतरी की दर से आंका जाता है। फिर हाथ घुमाकर बोली, भारत की विकास दर तो निरंतर घट रही है। मूडी कहते हैं इस साल विकास 5.4% रहेगी। तो ममता बोली, इससे क्या होगा? बुआ घबराने वाली स्टाइल में बोली, इसके कारण महंगाई बढ़ने और रोजगार घटने की आशंका बढ़ जाती है। और सरकार तो कहती है सबका विकास हो रहा है। ममता बोली, पता नहीं बेटा, मुझे तो जुमला ही लगता है। कहकर आनंदी बुआ उठ गई। जी, ये रोचक रचना है और रोचक व्यंग्य रचना भी कही जाएगी। और इसमें खासतौर से उदाहरण अलंकार का उपयोग करके जो हमारे जीवन की तिक्तताएं हैं उन्हें प्रस्तुत किया गया है और अच्छा प्रभाव छोड़ती है ये रचना। लेकिन इसमें एक ही कमी है कि पहले से ही जैसे पहला उदाहरण वो महंगाई की तरह कहता है, तब पाठक को अंदाजा हो जाता है कि ऐसी चीजें आने वाली हैं। जब पाठक को आगे के आने वाली चीजों का आभास ना हो या वो चमत्कृत ना हो, तब तक वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती। मतलब ये एक तरह से जिसको रेटोरिक कहते हैं उसमें आएगी। एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। हाँ जी सर। जैसे एक छोटी सी घटना है कि भाई 4 भाई हैं और उनमें जमीन जायदाद का झगड़ा हो गया। और तो 2 बेटों ने उसमें अदालत में कह दिया कि भाई ये तो हमारे भाई हैं ही नहीं, ताकि कम हो जाए। अब इस घटना को हरिशंकर परसाई ने कैसे रचनात्मक रूप दिया। वो जो पिता है वो मर चुका है, स्वर्ग में कोई आया है और उससे बात कर रहा है कि भाई वहां क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया है और उन्होंने 2 ने
कहा है कि भाई ये तो हमारे भाई नहीं है, तब से वो जो पिता है वो दुखी हो रहा है कि अगर वो मेरे बेटे नहीं तो किसके बेटे हैं, और वो अपनी पत्नी पर नाराज होता है। ये जो है, जो ये चमत्कार पैदा होता है, वो थोड़ा सा, जब भी कोई भी व्यक्ति अगर लिखता है तो देखिए आजकल घटनाएं ऐसी हैं, सरकार के कामकाज ऐसे हैं वो कि कुछ भी सीधे सीधे लिख दे तो व्यंग्य बन जाते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लेखक का कमाल है वो है कि वो उसको इस तरह से सोचे विचारे, तत्काल सीधे ना लिखे कि वो चमत्कार पैदा करे। और एक और बात ये है कि कुछ रचनाएं और कुछ व्यंग्य जो है वो सामयिक होकर रह जाते हैं। जैसे इसमें भी अगर कल को मोदी जी महंगाई खत्म कर दे तो इसका अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक बात है। तो इसलिए वो इसमें वो कालजयी होने की क्षमता कम हो जाती है, ये तुरंत आनंद, इसलिए तुरंत आनंद, लोकलाइज्ड इफेक्ट है। जी जी, लेकिन ये सफल रचना कही जाएगी और पसंद आई। अच्छा, इसमें पकड़ है विषय की, ज्ञान भी है और उसे प्रस्तुत करने का अच्छा लहजा भी। सॉरी। तो इस रचना को सफल रचना के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। जी और जी, नेगेटिव कमेंट ये आया था कि कई जगहों पर सपाट बयानी है। जी, तो हमें थोड़ी खुशी हुई कि पहली रचना में इतना मीट आ गया, तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तो ये अब आगे चलते हैं। जी जी, पहला जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वो ये कि आप कोई अपनी लिखी हुई कविता या दोहा या कोई चीज सुनाएं। अच्छा, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। जी जी जी। अब इस समय असल में मैं तैयार नहीं था, मैंने शायद आपके सवाल ठीक से नहीं पढ़े, इसलिए मैंने उसको निकाला तो नहीं। लेकिन मैं जो एक रचना लिखने वाला हूँ वो मैं वो सुना दीजिए। हाँ, लिखी नहीं है, मैं मन से सुना देता हूँ, मुझे उस पर मांझने में भी मदद मिलेगी। ठीक ठीक ठीक। कि उसमें ये है कि एक संपादक महोदय है सरकारी पत्रिका के, जो जिसमें परामर्श मंडल में एक ऐसे व्यक्ति का नाम चला गया है जिनका देहांत हो चुका है, तो उनके एक्सप्लेनेशन कॉल होती है और वो उस पर अपना जो सफाई देते हैं वो इस तरह से देते हैं। भाई, एक तो बात ये है कि ये इन व्यक्ति ने हमें मरने की सूचना नहीं दी कि मैं मरने वाला हूं ताकि हम इनका नाम हटा सके, तो ये हमारी कोई गलती नहीं है। और क्योंकि इन्होंने सूचना नहीं दी इसलिए इनका पारिश्रमिक भी जैसा कि जाता रहता है वो चला गया है, तो हम कैसे हटा सकते हैं। दूसरा ये कि हटाना नहीं हटाना नाम वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, वो कार्य क्षेत्र में आता है अथॉरिटी, जो उन्होंने नहीं बताया इसलिए हमने नहीं हटाया। हालांकि ये व्यक्ति जो बात कर रहा है, जो सफाई दे रहा है, वो उनके जनाजे में शिरकत करके आ चुका है क्योंकि वो बड़े व्यक्ति थे। और फिर कहते भाई कि वैसे भी जो परामर्शदाता है वो कुछ करते वर्ते तो है नहीं, वो उनका नाम ही होता है, इसलिए ये भी नहीं पता चला कि भाई हम इसमें कुछ करना है नहीं करना है, तो हमने इसमें जाते रहे। और वो कहता है कि इसके बावजूद महान आत्माएं कभी मरती नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमेशा हमारे साथ जीवित रहती है, हमारा मार्गदर्शन करती रहती है, हमें दिशा दिखाती रहती है। इस लिहाज से इनके नाम होना ना होना इसमें बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं किया जाना चाहिए और इसको काम को हटा देना चाहिए। तो ये मुझे ख्याल आया, मैं आपको सुना हूँ, आपसे बात की, और धन्यवाद इसके लिए। और आपकी एक कालजयी पुस्तक हमारे पास है। जी जी, 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार, बहुत मेहनत का काम था, बहुत ही जटिल व्यवस्था थी। लेकिन इसमें सब लोगों की मदद मिलती रही। इसमें इतने व्यंग्यकार ढूंढना भी मुश्किल काम था, आसान नहीं था। मतलब इसमें आप तो इसकी उस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। हम लोगों ने 60 से ज्यादा व्यंग्य रचनाओं को रद्द किया है और ईश्वर की दया ये रही कि उन्हीं दिनों हम लोग विश्व हिंदी सचिवालय जो मॉरिशस में है उसके संपर्क में रहे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य प्रतियोगिता आयोजित की और उनके जो भी जितने भी विजेताएं थे जिसमें पहले जो परियोजना में शामिल नहीं थे वो सब खुशी से इसमें शामिल हो गए और इस तरह से हमारे
251 तक हम लोग पहुंच पाए और संतोषजनक कार्य है। बहुत लोगों से संपर्क हुआ, बहुत तरह तरह की रचनाएं इसमें शामिल हुई और बहुत अधिक संदर्भ ग्रंथ के रूप में ये देखा जा सकता है। और मैंने इसमें कोशिश करके भूमिका भी ऐसी दी है जिसमें व्यंग्य को समझने की दृष्टि मिल जानी चाहिए मेरी ओर से। तो ये एक इस तरह का कार्य है जो काफी समय तक लोगों के हाथों में रहेगा, लोग इसको पसंद करते रहेंगे। तो क्या लगता है 501 पे बढ़ेंगे? 501 में तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर संजीव कुमार जी ने जो व्यंग्य का प्रोजेक्ट रखा है विश्वकोश, उसमें काफी लोग शामिल हो गए हैं। 251 इधर है, 131 में भी बहुत लोग हैं जो इसमें 251 में नहीं आए हैं। और एक ये मैं थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हुए जो व्यंग्य के क्षेत्र में बड़ा नाम रखते हैं। उसके कारण बहुत सारे हैं जो जिनमें मैं जाना नहीं चाहता, तो उनको लेकर के हम लोग जरूर 501 की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये थोड़ा जैसे 1 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए, मतलब जिससे कि ये और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जा सके, तो जरूर किया जाना चाहिए। और अगर हमने 1 साल का इस समय रखा है ना, अगर इस मंच का उपयोग हम लोग इस काम के लिए कर सकते हैं तो आज प्रकाशक की ओर से घोषणा की जा सकती है कि हम अगले दिसंबर तक 501 व्यंग्य रचनाओं का संकलन प्रस्तुत करेंगे। हाँ, ये तो स्पष्ट है और मैंने कहा भी है और मैं फिर कहता हूँ कि जो हिंदी का व्यंग्य कोश हम बना रहे हैं राजेश जी के साथ मिलकर के, उस पर काम हो रहा है, तो उस टीम को थोड़ा बढ़ाया जाएगा और अनुमानतः जून जुलाई के आसपास अगले वर्ष हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसको लेके आए। लेकिन इन चीजों के पीछे आवश्यकता इस बात की है कि व्यंग्यकार लोग बिना समय गंवाए अपनी प्रविष्टियां भेज दें, क्योंकि इसमें लिबरल सिस्टम है। हाँ जी जी जी। और जैसा हम लोगों ने पहले बात भी की है कि जो व्यंग्यकार स्थापित हैं और इस समय नहीं है, उनको भी शामिल कर लेने से इसका जो जी की तरफ जा सकेगा। इसमें पूरी तरह से लोगों को एक व्यंग्य का, हिंदी का परिदृश्य प्राप्त हो सकेगा। और ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी प्रविष्टि रिजेक्ट होने की बजाय संपादित की जा सके, अगर उसको बशर्ते कि वो निहायत कूड़ा न हो। जी जी जी, वो बिल्कुल, वो 251 में भी ध्यान रखा गया था। अभी पीछे हम लोग जयपुर में किसी कार्यक्रम में थे, तो वहां पर इस विषय में बातचीत चली थी, तो ये कुछ वरिष्ठों ने माना कि 80% रचनाएं कूड़ा हैं, लेकिन अब जो है सो है। कूड़े से भी तो वेस्ट, सिविल वेस्ट की प्रोसेसिंग करके और एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कूड़े में से भी जो है ना हम मीथेन गैस निकाल लें, या ना हो तो गोबर गैस निकाल लें, और इस तरीके से उसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करें। इससे सभी लोगों से निवेदन है कि यथाशीघ्र अपनी प्रविष्टि भेजें। वाह। सामाजिक परिवेश में हम पहले वाले प्रश्न पर आप कंप्लीट हो गया आपका? जी 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 बिल्कुल। हम लोग बीच में कुछ और बात करने लगे जी। अब सवाल एक विवादित सवाल है, यह विवादपूर्ण सवाल है या विवादजनक सवाल है, जो भी आप समझे। क्या आपको सर्वश्रेष्ठ रचना अपनी कौन सी लगती है? हाँ, मैं ये सवाल आपने शायद हो चुका है हमारा। मैंने कहा था कि मुझे अभी भी जो अपना एक नाटक पसंद आता है, आप कौन, वो काफी पुराना लिखा गया है और उसमें उस समय के हिसाब से नए प्रयोग किए गए हैं पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, वो मुझे याद आता है। अन्यथा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कौन सी मेरी श्रेष्ठ है, कौन सी श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सारी पसंद है और मुझे लगता है कि शायद श्रेष्ठ का जो निर्धारण है वो समीक्षक और पाठक करें, और मैं और श्रेष्ठ लिखता रहूं। मुझे सिर्फ इसी की इच्छा है, इसी की कामना है। धन्यवाद।
और कौन सा पात्र आपका सबसे प्रिय पात्र है आपकी रचनाओं में? ये भी बहुत बढ़िया विषय है। दरअसल डॉक्टर साहब, मैं इस समय से पहले छुटपुट लिखता रहा, लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे पद पर था जिसमें काफी ऊर्जा जाती थी, और मैं कुछ इस तरह की कुछ बनावट होती है व्यक्तियों की, जिस काम में लगे बस उसी तरफ ज्यादा ध्यान, यूनिफोकल उसमें काफी उपलब्धियां हम लोगों ने की पूरी टीम ने मिल करके। तो वैसा कुछ इस तरह का बना नहीं, लेकिन मैंने अभी मेरे मन से एक पात्र निकला है, मास्टर अंगूठा टेक। वो मुझे मतलब उसके बनावट भी और उसके काम भी पसंद आते हैं, तो वो मैं कहूंगा कि मुझे ये प्रिय पात्र। तो क्या ये मानूं कि आप इसको मिक्की माउस की तरह यूज करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। बताइए नए आइकॉन करने पर, और हमारी कामना है कि वो मिक्की माउस की तरह ही पॉपुलर हों। धन्यवाद। व्यंग के बाद हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि भाषा विज्ञान पर तो हमारे संपर्क में सिर्फ राजेश कुमार जी हैं जी। तो भाषा विज्ञान यानी व्यंग में हो या साधारण लेख में हो, भाषा से संबंधित किन किन चीजों पर आप सुझाव देंगे कि ध्यान विशेष रखा जाए? कुछ चुनिंदा चीजें। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है, सबसे पहले कि हम लोग अपनी वर्तनी पर ध्यान दें, कि जो मानक वर्तनी है उसका प्रयोग करें। और जैसे उदाहरण देता हूं, कुछ लोग रचनाओं के शीर्षक में भी त्रुटिपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुरस्कार शब्द है, वो पुरस्कार लिखते हैं। कुछ लोग उपर्युक्त है और उपरोक्त लिखते हैं। ये मैं हिंदी के अध्यापकों की बात कर रहा हूं। तो वर्तनी एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें जैसे बहुत आमतौर से हम लोग भूल करते रहते हैं। उज्ज्वल शब्द में, संन्यास में, इस तरह के जो उदाहरण है, तो वो उसका तरीका यही है कि आप अच्छे लेखकों की रचनाएं, साहित्य रचनाएं पढ़ें, तो वो आपकी वर्तनी ठीक होती रहेगी। अच्छा शब्दकोश रखें, वो आपको वर्तनी, मतलब ये मेहनत का काम है साहब। ये ऐसा नहीं है कि आपने 4 बजे उठे और 4 लाइनें लिख दी और कविता बन गई, वैसा नहीं। ये इसके लिए आप, मतलब अगर आपने कोई रचना पाठक को ना लगे कि उसमें आपने महीने भर की मेहनत की है, तब तक तो व्यर्थ ही है। इसमें हमारे एक गुरु जी का याद, वो शिक्षाविद है, महान शिक्षाविद, दार्शनिक है, वो उनका एक उदाहरण वो अक्सर देते हैं कि जब कोई मुझसे लिखने के लिए कहता है तो कहता है कितना पैसा लगेगा, तो मैं बताता हूँ कि भाई इतना पैसा लगेगा। वो कहते हैं कि साहब ये 5 पेज का 15,000 कैसे? तो फिर भाई वो बताते हैं कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी निब पर मेरा 60 साल का अनुभव, अध्ययन, प्रशिक्षण, वो सब आता है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने बस 5 पेज लिख दिए। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो वर्तनी, फिर आप जो कहना चाहते हैं, क्या आपके वाक्य वही कह रहे हैं? मतलब आपकी वाक्य रचना ठीक होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उलझन भरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके विचार उलझे हैं तो आपके वाक्य भी उलझे होंगे। और कोशिश करके हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो लोगों को समझ में आती है, क्योंकि रचना जो है वो लेखक के लिए नहीं है, ये लेखक बंधुओं के लिए नहीं है, या हमारे मित्रों के लिए नहीं है। रचना पाठक के लिए है, तो पाठक को बात समझ में आनी चाहिए। तो सरल का मतलब ये नहीं कह रहे कि आप कठिन शब्दों से बचे। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो अपने कौन बनेगा करोड़पति में बड़े भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोगों को समझा देते हैं, समझ में आते हैं। तो वो वैसा आप रहना चाहिए। फिर इसके बाद आप भाषा की बात करें तो उसमें आपको जिस भी दृष्टि से आप अपना प्रयोग करना चाहते हैं, उसमें आप ये देख लें कि कोई त्रुटि ना हो, कोई भूल ना हो, और आपके व्यक्ति को वो मदद करे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ इसमें। बहुत सारे शब्द हैं जो नजदीक के हैं और अर्थ अलग देते हैं। जैसे कार्रवाई और कार्यवाही, दोनों के अलग अर्थ हैं, लेकिन बिना जाने समझे एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल लेखक करते रहते हैं। मैं
जैसे आपने संकेत भी किया, मेरी रुचि तो भाषा में बहुत है, तो मैं इस समय 2 काम हाथ में लिए हूँ। असल में बात ये भी है कि बहुत सारे काम हाथ में लेने से वो चलते रहते हैं। तो एक तो है हिंदी की पाठशाला, एक जैसा मैंने परियोजना बनाई है, जिसमें अभी तक मैं करीब 700 एंट्री दे चुका हूं, जिसमें इसी तरह के शब्द हैं जो अर्थ का भेद करते समय हम लोग याद नहीं रखते हैं, तो वो उस तरह की चीजें, और अर्थ का अनर्थ निकल जाता है उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लकड़ी की जगह अगर लड़की लिखेंगे तो अर्थ का कहाँ से कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो ये मतलब भाषा को आप लें, क्योंकि वो आपकी मददगार है। का मैंने कहा, वाक्य रचना का मैंने कहा, इसमें एक है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रोक्ति। अब अंग्रेजी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब जब भी जिस वाक्य से या अनुच्छेद से एक पूरा अर्थ निकलता है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से बन रहा है। और कुल मिला के आपकी जो रचना में का जो बहाव है, उसमें जो अंत तक ले जाने के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो गुण है, वो इसमें शामिल होने चाहिए। और देखिए, मुहावरेदार भाषा होनी चाहिए। मतलब भाषा आपकी हिंदी के मुहावरे के अनुसार भी होनी चाहिए, मतलब हिंदी लगनी चाहिए। और उसमें मुहावरेदार आप कोशिश करके मुहावरे, उक्तियां, सूक्तियां, लोकोक्तियां वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो लोगों को आनंद देगी, क्योंकि वो लोकोक्तियां, मुहावरे वगैरह लोगों के जीवन से जुड़े हुए होते हैं और आपके अर्थ को और निखारते हैं। कहते हैं सर, विद योर परमिशन, कहते हैं सर कि ये मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा में उसी प्रकार से काम करती हैं जैसे खाने में अचार। जी जी, बिल्कुल 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 सही। तो आप देख रहे हैं आजकल इतना सारा कुछ लिखा जा रहा है, बेहिसाब लिखा जा रहा है, हर छोटा बड़ा लेखक जो है लगा है लिखने में। लेकिन समस्या ये है कि पाठक से जुड़ाव उतना क्यों नहीं हो पा रहा? ये अक्सर सवाल उठता है कि पाठक कहाँ है हम लोगों का। डॉक्टर नरेंद्र कोहली से अक्सर ये, और वो इस पर ये कहते थे कि भाई मुझे तो पाठक की कोई समस्या नहीं है। उनकी जो भी किताब थी वो उसके कई संस्करण होते थे और कई हजार प्रतियां उसी बिकती थी। और ऐसे अन्य रचनाकार भी हैं। अगर वो आप दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं की बात करें तो वो हजारों में बिकती हैं, लाखों में बिकती। तो ऐसा कहना तो हम नहीं कह सकते कि पाठकों की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर पाठक नहीं है तो पाठकों के हिसाब से रचनाओं का स्तर छोटा होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र कोहली का स्तर तो खैर अपने आप में मान्य है। बात यह है कि हम जो लिख रहे हैं उसमें पाठक को आनंद आता है कि नहीं। सबसे पहला तो रचना का मतलब है कि आप उसको मनोरंजन होता है उसका कि नहीं, और उससे प्रभावित होता है कि नहीं, और या उसकी तरफ देखता है कि नहीं। तो पाठक तो है। अब हर कोई रचनाकार तो नहीं हो सकता, और मैं ये भी नहीं कहता कि लिखना बंद कर देना चाहिए लोगों को। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि आप किसी भी सूरत में एक दिन में 4 कविताएं नहीं लिख सकते अगर कविता लिखना चाहते हैं। और एक दिन में उपन्यास नहीं लिख सकते। मतलब सालों लोग लगा देते हैं उपन्यास। दिव्या माथुर जी से बात हो रही थी, उन्होंने 5 साल में अपना उपन्यास पूरा किया, अभी नया आने वाले का। तो ये तो मेहनत मांगता है और इसमें मेहनत करनी ही चाहिए और जिम्मेदारी से काम किया जाना चाहिए। राजेश जी, आपको इसी संदर्भ में बताना चाहूंगा कि उर्वशी आपने पढ़ी हमारी? जी जी, उर्वशी हमने आज के 12 साल पहले शुरू की थी। बिल्कुल शुरू में, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा पूरा करने में इतना समय लग गया। जी जी। तो इसमें आप जबरदस्ती नहीं लिख सकते। हाँ, आपको फॉलो करना पड़ेगा अपना मन का। ऐसे ही उस दिन आपने आपको एक पुरानी सी डायरी दी थी जी, वैदेही के ऊपर। तो अब वो मैं समझता हूँ कि शायद 2003-4 में हमने कहीं उसकी शुरुआत कर दी।
लेकिन उसी जगह वासव दत्ता सवेरे बैठे और शाम तक कंप्लीट हो गए। हाँ हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, वो सुबह बैठ के शाम तक जो आपने कंप्लीट की है वो असल में एक दिन का काम नहीं है। उसमें आपके दिमाग में वो कितने समय से चल रही है, जैसा हाँ, कि वो तो ठीक बात है। मैंने कहा कि अभिव्यक्ति जो है वो तो मन में पूरी हो चुकी है आपकी। अब आप वो निकालने के लिए आप उसमें 1 साल लेते हैं, 1 दिन लेते हैं, 1 मिनट लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसमें आपका जो चिंतन है, जो विचार है, जो आपने संयोजन किया है, ठीक बात है, तो पूरा समय आपने लगाया है। जब तक साहित्य या उसकी बैकग्राउंड का मटेरियल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी अहिल्या पर जो हमारा काम हुआ है, जी जी, उसके लिए तो मैंने 18 पुराण पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। महाभारत पलटी, अब तो पुराण पलटी। असल में रचना के साहित्य के साथ न्याय तभी है, मतलब वरना तो देखिए कविता, आप बैठे और आपने कविता लिख दी, वो तो कविता नहीं है। आपका जो श्रम है, आपने इतने पुराण पढ़ते हैं, रामायण, और वो उसके बिना न तो आपको संतोष होगा न तो पाठक को, तो वो बहुत जरूरी है जो आपने बताया। ठीक बात है, आप लोगों को पसंद आया तब प्यार अगर मर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक खास बात ये है कि अब बात इसमें, मतलब वैसे तो अभिव्यक्ति पूरी हो जाती है कागज पर आने से पहले, लेकिन जो प्रस्तुति है, मतलब कवि या लेखक किस ढंग से उसको प्रस्तुत करता है, उसका भी एक मायने है जो आपने है। और मतलब वो भी अपनी चीज को लोगों तक पहुंचाने में कितना श्रम, कितना योग्यता से कवि काम करता है, लेखक काम करता है, वो उसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया। तो जैसे मतलब वो है ना, पैकेजिंग भी जरूरी है। आप अच्छी बनानी हो तो ठीक है, लेकिन अच्छी पैकेजिंग में आप पेश करेंगे तो वो जरूर लोगों के मन को छुएगी। अब अंत में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जी। ये 2 प्रश्न है हमारे पास में। एक तो मेरा निहायत व्यक्तिगत है कि आपकी हॉबी क्या क्या है। अच्छा, आम से मेरे जो, जिसमें मुझे आनंद आता है कुछ पढ़ने में, लेखन की तो बात, लेखन से इधर ही आप पूछ रहे हैं, मुझे फिल्म देखने में भी आनंद आता है, मुझे दोस्तों के साथ गप्पे मारने में भी आनंद आता है, मुझे घूमने का भी शौक है, मुझे गाने का भी शौक है, मुझे संगीत में बहुत रस आता है, और मुझे जो तार्किक चीजें हैं उनको भी समझने में अगर मान लीजिए जैसे किसानों का मुद्दा है तो मैं उसमें उलझता रहूंगा, ढूंढता रहूंगा, पूछता रहूंगा, देखता रहूंगा, मैं समझने की कोशिश करने में मुझे बहुत रुचि आती है। मतलब कुछ चीज अगर समझ में आ जाए तो अच्छा लगता है। और मैं इस बात को आपने उठाया भी है, मैं इसको फिर से ही कहता हूँ कि लेखक, महान लेखक, अच्छा लेखक या अपने समय से बाद का परे का लेखक तभी बनता है जब वो मानव के साथ, मानवता के साथ खड़ा रहे, वो किसी राजनीतिक विचारधारा में ना बंधे, तभी उसकी दृष्टि साफ होगी और वो लोगों के लिए कुछ कर सकेगा। चीजों को सोचने में अच्छा सुख मिलता है। तो इसी संदर्भ में आप नवोदित और उदीयमान लेखकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूंगा कि खूब लिखें आप, ईमानदारी से लिखें आप, जिम्मेदारी से लिखें आप, और श्रम करके लिखें आप मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक 2 पेज की कविता लिखना चाहते हैं तो आप जरूर उससे पहले 200 कविताओं को पढ़ चुके हों, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं, और आपका जो विजन है उसको व्यापक करना चाहिए, क्योंकि हम तो आज सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसमें हिंदी, हमारे देश की अन्य भाषाएं, मराठी, गुजराती और कन्नड़ वगैरह हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो बड़े लेखक हैं वो कैसे महान बने, क्यों महान बने, अंग्रेजी ही नहीं, मैं बल्कि कहूँगा फ्रांस के या तुर्की के या यूनान के उन लेखकों, मतलब अगर आप कवि हैं तो एक बड़ी काव्य परंपरा में आप आ रहे हैं वैश्विक दृष्टि से, तो आप वहां खड़े होकर के देखें, उन सबके जो हमारी उनकी सबकी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको समझें, बात को कहें, और
खूब खूब लिखें और अभ्यास करें। ये जरूरी नहीं है कि पहली रचना ही आपकी सफल हो जाए, और जितना आप अभ्यास करेंगे और जितना अपने आप को मांझेंगे उतना ही आप प्रखर होंगे, स्थापित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार जी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। आपने बड़ी अच्छे थे, नई नई चीजें बताई, ज्ञान के वर्धन, साहित्य से संबंधित भी और साहित्येतर भी। बहुत ही अच्छा रहा। सवालों का कमाल था कि मैं कुछ सोच सका, कुछ कह सका। आपसे बात करके बहुत आनंद आया। धन्यवाद। नमस्कार।